नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हो रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कर्फ्यू के बावजूद राजधानी ढाका में शनिवार को हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान कम से कम 91 लोग घायल भी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोगों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मंगलवार से शुरू हुई इस हिंसा में देश भर में अब तक कम से कम 110 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ छात्र और युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब इस आंदोलन ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं सरकार ने हालात बिगड़ने के मद्देनजर शुक्रवार की आधी रात से कर्फ्यू घोषित कर दिया था और इसके साथ ही देश भर में सेना की तैनाती की गई और कर्फ्यू को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा आज रविवार और सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। विदेश मंत्रालय ने कल शनिवार को कहा कि लगभग 1000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से विभिन्न सीमाओं या उड़ान के माध्यम से भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्रालय का पूरा ध्यान बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर है। बांग्लादेश में भारतीय मिशन भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक 778 भारतीय छात्र विभिन्न सीमाओं के जरिए भारत लौट आए हैं और इसके अलावा लगभग 200 छात्र ढाका और चटगांव हवाई अड्डों के माध्यम से नियमित उड़ान सेवाओं द्वारा घर लौट आए हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले जानकारी दी थी कि बांग्लादेश में कुल भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 15,000 होने का अनुमान है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के विकास और जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि जब तक बिहार में विस्थापन को रोका नहीं जाएगा तब तक बिहार का विकास कर पाना मुश्किल है। चिराग पासवान ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक यहां से विस्थापन नहीं रोकेंगे हम विकास नहीं कर पाएंगे। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, वहीं बस जाते हैं और बिहार में प्रवासी कहलाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों के सामर्थ्य पर किसी को शक नहीं होगा। लगभग हर क्षेत्र में बिहार के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों है? हमें इसका जवाब तलाशने की ज़रूरत है। जाति जनगणना के मुद्दे पर भी बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं इसका पक्षधर हूं, पूरे देश में ये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं राज्य और केंद्र के स्तर पर बनाई जाती हैं और किसी खास जाति को लेकर योजना बनाने के लिए कम से कम सरकार के पास तो आंकड़ा होना ही चाहिए। सही अनुपात में राशि आवंटित करने के लिए जाति की आबादी के आंकड़े ज़रूरी हैं। हालांकि साथ ही चिराग ने ये भी कहा कि वो जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे समुदायों में बंटवारा बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने के आदेश को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज किया है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर बारिश के कारण जल भराव में फंसे एक बाइक सवार युवक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर इस व्यक्ति ने अपना नाम लिखा होता तो शायद कोई इसे बचाने आ जाता या फिर आकर भी नहीं आता। सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि वैसे जल भराव देखकर भ्रमित ना हो, ये वीडियो गोरखपुर का नहीं है। जल भराव केवल गोरखपुर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या है। इसके साथ ही अखिलेश ने यूपी भाजपा में चल रही अंतर्कलह पर भी तंज किया और पोस्ट के अंत में लिखा कोई है विशेष टिप्पणी। इस वीडियो को देखकर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये व्यक्ति भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रतीक है जो ये समझ नहीं पा रहा है कि संगठन की तरफ हैंडल मोड़े या फिर सरकार की तरफ। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई है, लेकिन इसका असर दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों पर पड़ रहा है।
ईडी ने अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में कल शनिवार को हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों द्वारा यह जानकारी दी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 55 वर्षीय विधायक को शनिवार तड़के गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया और उन्हें अंबाला में धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 29 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पवार के वकील के अनुरोध पर अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वे विधायक के वकील को रोजाना आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की अनुमति दे और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं उपलब्ध कराए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल उन पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को इन हाउस न्यायिक जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में निराधार बताया गया है। इस संबंध में एक रिटायर्ड जस्टिस द्वारा की गई इन हाउस न्यायिक जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट शनिवार को राज्यपाल के कार्यालय ने जारी की। रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान रिटायर्ड जज ने राजभवन के 8 कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें राज्यपाल के सहयोगी मेजर निखिल कुमार और मनीष जोशी, टेलीफोन ऑपरेटर कावेरी कर, अटेंडेंट साइमा बेगम, सुपरवाइजर मुन्ना चौधरी, अटेंडेंट कुसुम छेत्री, चपरासी संत कुमार लाल और ओएसडी संदीप कुमार सिंह शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 मई को जिस दिन राज्यपाल के खिलाफ राजभवन की महिला संविदा कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे और राजभवन में एक रात रुके थे। इसके लिए विशेष सुरक्षा समूह के सदस्य पहले से ही शहर में थे। रिपोर्ट में उस दिन ऐसी घटना होने की संभावना पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजभवन की किसी भी महिला कर्मचारी ने जांच के दौरान राज्यपाल के खिलाफ ऐसी कोई आशंका नहीं जताई। बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने कल 20 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि कानून व्यवस्था पर अगर विपक्ष गंभीर है तो वे संकल्प लें और घोषणा करें कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, किसी उग्रवादी को सदन नहीं भेजेंगे, शराब माफिया, बालू माफिया को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी कथनी और करनी में कहीं समानता नहीं है। मैंने खुले तौर पर कहा है कि भाजपा अपराधी माफिया को कहीं तरजीह नहीं देती है। अपराधियों को अगर कोई सबक सिखा सकता है तो वह एनडीए गठबंधन है, भाजपा है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कल शनिवार को मल्लापुरम जिले के एक 14 वर्षीय लड़के में निपाह वायरस की पुष्टि की। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने लड़के में संक्रमण की पुष्टि की है, जिसका फिलहाल एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उसे कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो गई है और उच्च जोखिम वाले संपर्कों को पहले ही अलग कर दिया गया और उनके नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। इस साल के अंत में देश के कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बता दें कि इन राज्यों में झारखंड भी शामिल है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक ही संकल्प है, झारखंड को मुक्त कराना है। भाजपा लाओ झारखंड बचाओ, क्योंकि जेएमएम का मतलब जुर्म, मर्डर, माफिया हो गया है। यह गठबंधन की सरकार झारखंड को तबाही की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि इस भ्रष्ट, वादा खिलाफी, घुसपैठियों को पनाह देने वाली और खनिज लूटने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने कल शनिवार को पिंपरी चिंचवाड़ में पार्टी की एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से एकजुट होकर महाराष्ट्र को व्यापार और उद्योग के लिए प्रमुख स्थान बनाने की अपील की। शरद पवार ने रैली में बोलते हुए याद किया कि कैसे पुणे शहर के पहाड़ी इलाके में स्थित यह क्षेत्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय वाईबी चौहान की पहल के कारण एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा। आपको बता दें कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन की एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का हवाला देकर कहा कि उन्होंने लोकतंत्र की खातिर गोली खाई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति 2024 के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में प्रचार अभियान चला रहे ट्रंप अपने ऊपर हमले के बाद पहली बार किसी चुनावी रैली में बोल रहे थे। उनके साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जेडी वेंस भी थे। बता दें कि पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की जांच चल रही है। हमले में चली गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।